ध्यान दो, शुरू करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया था कि पहले तो एक कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन प्लानर नेचर का होता है। तो प्लानर नेचर होने के बाद उस कार्बोकेटायन पे जो भी लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना है, वो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट उस प्लेन के ऊपर से या प्लेन के नीचे से एड अप हो सकता है। तो अगर मान लो कि प्लेन के ऊपर से या प्लेन के नीचे से एडिशन पॉसिबल है, इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर लग सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे लग सकता है। तो जिधर से लिविंग ग्रुप हटा था वो ऊपर डायरेक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे डायग्राम में दे रखे हैं। लिविंग ग्रुप वाला पार्ट ऊपर प्रेजेंट है। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटा, एग्जैक्टली लिविंग ग्रुप के डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, या फिर लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है। तो जिधर से लिविंग ग्रुप हटा था उधर ही न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो उस केस में जो पूरे कैरल सेंटर है उसका कन्फिग्रेशन सेम रह जाएगा। तो अगर कन्फिग्रेशन सेम रह गया तो इस चीज़ को हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं या रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन बोल सकते हैं। और अगर न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट दूसरे साइड से अप्रोच कर गया, मतलब जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहिए, सॉरी जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा उसके अपोजिट साइड से, तो उधर एक स्विच टाइप का कंडीशन आता है। वहाँ पे कन्फिग्रेशन वाला पार्ट इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में ये दोनों स्ट्रक्चर जो बनता है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में एनेंशियोमर्स होते हैं। और एनेंशियोमर्स हो गया इसका मतलब एक रिएक्शन के टाइम पे जब भी कभी एक एनेंशियोमरिक पेयर का फॉर्मेशन होता है और वो भी इक्वल अमाउंट में, तब उस केस में पूरे प्रोसेस को हम लोग या पूरे रिएक्शन को हम लोग रेसमाइजेशन बोल सकते हैं। क्योंकि एनेंशियोमर्स है, एक कैरल सेंटर है, मतलब 50% डी होगा 50% एल होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। ऐसा आराम से मेंशन किया जा सकता है। और ये एक पॉइंट याद रखने बोला था लास्ट क्लास में, जब भी कभी एक sp2 कार्बन वाला पार्ट sp3 में कन्वर्ट होगा, जब भी कभी, और ये एकदम जनरली पॉइंट को याद रखते हुए काम करना है, जब भी कभी किसी रिएक्शन के टाइम पे sp2 कार्बन या sp2 एटम, कार्बन से भी मतलब नहीं है, sp2 एटम अगर sp3 में कन्वर्ट होगा, तब उस केस में हम लोग वहाँ पे कन्फिग्रेशन बनाते वक्त या ऐसा लिख सकते हैं कि अगर वहाँ पे एक एरो सेंटर जनरेट हो रहा होगा तो हमेशा R+S कन्फिग्रेशन बनेगा ही बनेगा। और इन जनरल 50% R 50% S वाला पार्ट निकल के आ सकता है। तो इस केस में क्वेश्चन में हम लोग ऐसा बोल के चलेंगे कि रेसमाइजेशन प्रोसेस 50% D 50% L बन रहा है। वैसे तुम लोगों का लास्ट क्लास में ये चीज़ बोला था, और बोला था कि इसको पॉलाब्रुस में पढ़ के देखना कि इन्वर्जन प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, स्लाइटली हाइयर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है ये बोला था, पॉलाब्रुस में रीड करके देखना। कितने लोग को लगता है कि उन लोग रीड किए इस चीज़ को, उनको समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? सूरज को समझ में आ गया, मोहन को समझ में आ गया, भास्कर को समझ में आ गया, सौम्या सिंह को समझ में आ गया, बस 4 ही लोगों को समझ में आया। 4 ही लोग पढ़े ही होंगे। अच्छा, कुछ और लोग भी बता रहे हैं समझ में आ गया। बताओ भाई भास्कर, क्या समझ में आया? बताओ भाई भास्कर, क्या समझ में आया? बताने का नाम पे और नेट कनेक्शन गायब हो गया। सूरज, क्या समझ में आया? सर वो जो साइड से लिविंग ग्रुप एग्जिट करता है, अगर वो उधर ही से आएगा न्यूक्लियोफाइल तो उसको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है आने में, और अपोजिट साइड से आसानी से आ जाता है, इसीलिए। इसीलिए इसीलिए जो उल्टे साइड से अप्रोच करने का डायरेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अप्रोच। लिविंग ग्रुप के साइड से अप्रोच करने का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा रिपल्शन की वजह से, या स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं बेसिकली। जैसे न्यूक्लियोफाइल है तो भीड़ भाड़ लगा रखा है, वो आने जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, तो स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस अलग चीज़ है, स्टेरिक क्राउडिंग बोल सकते हैं। ऑल दो स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से हिंड्रेंस हो रहा है, मतलब हमको जाना है, मान लो गेट के थ्रू पास करना है और एक मोटा सा आदमी खड़ा है, मान लो आदर्श खड़ा है वहाँ पे, तो हम जा नहीं पाएंगे वहाँ पे, उसके स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से हमको हिंड्रेंस क्रिएटेड मिलेगा। ऐसा हम लोग आराम से भूल सकते हैं। तो स्टेरिक क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट, ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड टाइप की है। तो न्यूक्लियोफाइल के स्टेरिक क्राउडिंग, सॉरी लिविंग ग्रुप के स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस मिलेगा। तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अप्रोच कम करना चाहेगा, उसको जिस साइड से अप्रोच के लिए ऑप्शन इजीली अवेलेबल मिल रहा है उस साइड से अप्रोच करेगा। तो बैक साइड अटैक या फिर बैक साइड अप्रोच ज़्यादा इजी है, इसलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट भी ज़्यादा आसानी से बनेगा।
चलो क्वेश्चन नोट करो। लास्ट क्लास में बोला भी था कि क्वेश्चन में हम लोग अब उसके बाद, जैसे इससे पहले यहाँ तक ये डिस्कस किया था 8 नंबर तक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वहां तक टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने थे। उसके बाद उसमें मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट मेंशन करना था। बट इसके आगे वाले क्वेश्चन में अब कंटिन्यू कर लो। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन वाला पार्ट नोट कर लो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द मेजर प्रोडक्ट। अभी केवल मेजर प्रोडक्ट में स्टीरियो आइसोमर निकालना है, और जिस क्वेश्चन में हम अदरवाइज कुछ मेंशन करेंगे तो उसको उसके हिसाब से सॉल्व करना है। जैसे कहीं कहीं पे ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो वहां पे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स निकालने होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अदरवाइज जो केवल मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, इस चीज का कंसिडरेशन देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 से ही कंटिन्यू कर रहा है, इसमें कोई हिंट नहीं दे रहा है, क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करते जाना है। क्वेश्चन नोट कर दो पहले। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू किया था ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर निकालना है। मतलब जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे निकालने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर।
नोट कर लो क्वेश्चन और इसके बाद डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले एक छोटा सा बस हिंट देंगे, इस चीज को ढंग से सुनना। जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा केवल उसी पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ठीक है, ये नहीं कि कंपाउंड में हर जगह पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। जिस कार्बन पे रिएक्शन हुआ वही कार्बन sp3 से sp2 में कन्वर्ट होगा, फिर वापस से वो sp3 में कन्वर्ट होगा। तो जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा केवल उस पार्टिकुलर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन R+S बनता है। पूरे कंपाउंड में मान लो कोई और भी कैरल सेंटर है जहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा, तो उस केस में वहां का कार्बन जैसा है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। मतलब जिधर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा उधर कोई चेंजेस भी नहीं होंगे, तो जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इस एक चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा बहुत इस चीज को यूज कर सकते हैं, फिर 16 और 17 में तो इस चीज को यूज करेंगे ही करेंगे। जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो रिएक्शन यहाँ पे जिस पे ब्रोमीन है इस कार्बन पे होगा, इसको व्हाइट से हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो इस कार्बन पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ भी कन्फिग्रेशन आएगा, जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा। जो लेफ्ट साइड में कायरल सेंटर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा है एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रहेगा। सोच के देखना सवाल, बाकी एक एक करके एक्सप्लेन तो करेंगे। ट्राई करते जाओ क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट पे ध्यान दो। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला काम, ये तो काम करना ही करना है कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से ब्रोमीन को हटाए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाए। उसके बाद ये चेक करना जरूरी होता है मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त कि रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दिख रहा है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। 2 डिग्री कार्बन है, उसके जस्ट बगल में 2 डिग्री कार्बन है और वापस में उसके आगे मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, मतलब रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसका मतलब जो हम लोग का कार्बन चेन जैसे है एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रहेगा, और उसमें हम लोग ब्रोमीन की जगह पे OH के ऊपर आराम से अटैच कर सकते हैं। तो जिस कार्बन पे रिएक्शन हुआ उस पार्टिकुलर कार्बन वाले पार्ट में एक कायरल सेंटर है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट है, दूसरा OH, तीसरा इथाइल ग्रुप और चौथा हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो एक कायरल सेंटर है और उसी पे रिएक्शन हो भी रहा है, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में आराम से R+S दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है।
टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर 2 के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो। अगर क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट की बात करें तो जहां से आयोडीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ के जस्ट बगल वाले कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री है। तो जब भी कभी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे था और उसके जस्ट बगल में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया, इन जनरल अल्केन के केसेस में, पहले भी बोल रहे हैं और अभी वापस से बोल रहे हैं, रेजोनेंस या प्लस एन नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल अल्काइल चेन, तब उस केस में 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हो, 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री 4 डिग्री हो, तो रीअरेंजमेंट होता ही होता है। तो यहाँ वाले पार्ट में रीअरेंजमेंट होगा। इसका मतलब अपना जो कार्बोकेटायन है तो 3 डिग्री कार्बन पे जाएगा, और उसके बाद कार्बोकेटायन अब फर्दर रीअरेंजमेंट में नहीं जा सकता, तो इसमें C2H5OH को ऐड करके, तो C2H5OH में हम लोग के पास C2H5O माइनस है और साथ ही साथ H प्लस है। तो इस केस में C2H5O माइनस को हम लोग ऐड करके आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट पे OC2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मान लो प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कायरल सेंटर तो नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी स्टीरियोइसोमर वाला पार्ट नहीं बन रहा होगा, एक ही प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो R प्लस एस तो तब बनेगा ना जब हम लोग के पास एक कायरल सेंटर हो। तो अगर यहाँ कायरल सेंटर नहीं है तो R प्लस एस नहीं बनेगा, कोई कन्फिग्रेशन ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो इस केस में स्टीरियोइसोमर में हम लोग एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो, 12 ट्राई करो, और 13 में शायद से टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर बनाने बोला है। काफी भारी सवाल है, लेकिन ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में जहाँ पे ब्रोमीन है, अगर वहाँ पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। इसका मतलब रीअरेंजमेंट तो होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट हो गया। फर्दर हमको कोई रीअरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं। और हमेशा कार्बोकेटायंस को बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना यहाँ पे। अभी सीखने का टाइम है। ऑल्दो तुमसे आंसर आता होगा हमको ही मालूम है, लेकिन सीखने के टाइम इस चीज़ को सीखो। सीखेंगे तो ज़्यादा आगे के लिए आसान रहेगा। तेजी से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आगे और मजा आने वाला है फिर तुम लोगों को। तो इस केस में आराम से यहाँ पे SC2H5 मेंशन कर सकते हैं। पूरे कंपाउंड में कहीं कायरल सेंटर तो दिख नहीं रहा हमको, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम लोग आराम से 1 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, अगर केवल मेजर प्रोडक्ट में स्टीरियोइसोमर पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर 12th वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो बेहिचक पूछते जाओ, अभी आराम से डाउट पूछ के क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में किसको डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में?
मेरा मत बोला करो। मोहन हाँ भी मोहन, बोलो क्या डाउट है। सर, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे कैरल सेंटर बताओ। नहीं सर, नहीं। कैसा घटिया सवाल पूछता है वे। इसमें कायरल सेंटर नहीं है, खुद ही मालूम है कि नहीं है और हमसे वही सवाल पूछ रहा है। पहले ही बोले हैं कि सवाल इसमें पूछा एक करो, माइनर लेकिन प्रोडक्ट भी बनेगा ना। हाँ माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन सवाल में क्या बोला है ऊपर, इन द मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट आराम से बनेगा, जो पहला पार्ट है यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा, वहां से हम लोगों को कायरल सेंटर वाला पार्ट मिलेगा। वहां से हम लोग का प्रोडक्ट दो बन सकता है, बट हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोल ही नहीं रहे, हम केवल एक ही प्रोडक्ट बोले हैं, मेजर प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसमर बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में आयोडीन को हटाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर रिंग एक्सपेंशन हुआ तो आराम से हम लोग का रीअरेंजमेंट में 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, और 6 मेंबर रिंग वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले कार्बन पे आएगा। जिस कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है वहाँ पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब फर्दर हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे, क्योंकि अभी भी 2 डिग्री कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके जस्ट बगल में 3 डिग्री कार्बन हो सकता है। तो ये अपना फाइनल रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आएगा। और इसमें H2O का H प्लस हटाया तो OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बच गया। मतलब यहाँ पे हम लोग आराम से OH माइनस को ऐड करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। और सवाल ने पूछा है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स इन द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट जो दिख रहा हम लोगों को, इसमें कोई कैरल सेंटर नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी एक ही प्रोडक्ट बनना है। आराम से वन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सोच समझ के सॉल्व करना, अच्छा सवाल भी है, और टोटल नंबर प्रोडक्ट भी पूछा है, इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर पूछा है, तो टाइम लगेगा, आराम से सॉल्व करो। हम भी इस क्वेश्चन को नीचे नोट कर लेते हैं, नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 में, बताओ भाई। यसी आवाज आ रहा है।
आदर्श तो अभी क्लास ज्वाइन किया। अरे आदर्श, आवाज आ रहा है? यस सर। अभी क्लास ज्वाइन किया तो? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी फिर ज्वाइन किया। बताओ यशी, क्या आंसर होगा? अनुज? 7। 7? चलो देखते हैं। जैसे एक तो सवाल में अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोला, तो हम लोग को सारे कार्बोकेटाइन बनाने पड़ेंगे, तो एक एक करके कार्बोकेटाइन बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो कार्बोकेटाइन जहाँ से आयोडीन है, जब वो हटेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबसे पहला कार्बोकेटाइन, उसके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज देखते हैं, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन की डिग्री फ्री है, बगल वाले पार्ट का भी डिग्री फ्री है। लेकिन अगर हम लोगों का कार्बोकेटाइन वाला पार्ट जस्ट बाहर वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जाए, तब उस केस में 3, 3, 6 और एक साथ पॉजिटिव आवाज चार्ज। नहीं है। हमारे पास आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोग तो जा रहा है। यार बारिश है, उसका मौसम, थोड़ा नेटवर्क का वॉइस प्रॉब्लम लो है। होगा। क्या? वॉइस लो है। वॉइस लो है? ठीक आ रहा है अभी आवाज? हाँ अभी हल्का ठीक, हल्का कम आ रहा था। हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हम लोगों के पास, तो अगर ऊपर वाले केस को कंसिडर करके चले हम लोग, केवल ऊपर वाले केस को, उसके हिसाब से ऊपर वाले केस में हम लोग के पास टोटल हाइपर कंजुगेशन अगर काउंट करें तो 2, 2, 4 और एक 5 हाइपर कंजुगेशन है। जबकि नीचे वाले पार्ट में हम लोग के पास 3, 3, 4, एक 7 हाइपर कंजुगेशन है। तो ऊपर वाले पार्ट में हाइपर कंजुगेशन कम है, जिसका मतलब स्टेबिलिटी भी कम होगा, जबकि नीचे वाले पार्ट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग का रीअरेंजमेंट नीचे वाले पार्ट में तो होगा ही होगा। और यहाँ पे क्योंकि रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन हो भी नहीं सकता, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है आराम से। यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट नीचे शिफ्ट सर हो नहीं आ रहा है आवाज। बहुत लो वॉइस आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ। वॉइस लो आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब और कम हो गया। अच्छा, अभी कैसा आ रहा है आवाज? अभी हाँ अभी ठीक है, साउंड लेकिन ऐसा कम, बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज रह पा रहा है। बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? पहले ठीक आ रहा था। हाँ पहले ठीक था, एक बार अंकुर सर का क्लास में भी ऐसा हुआ था। क्या फंडा है भाई? चलो सुन के देखो एक बार, और नहीं होगा तो फिर रिकनेक्ट कर लेंगे। चलो ध्यान दो। तो जैसे 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो रिंग एक्सपेंशन तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। और हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ज़्यादा एसिडिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो इस केस में हम लोग आराम से हाइड्राइड शिफ्ट करके नीचे वाले कार्बोकेटाइन में जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों के पास 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन। अच्छा, लाइट चला गया इसलिए प्रॉब्लम है ये। आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ अभी आ रहा है। लाइट जब चला जाता है ना तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आता है एग्जैक्टली। जैसे ही लाइट चला जाता है तो इन्वर्टर पे कुछ प्रॉब्लम आता है, हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा क्या है, और थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज भी आता है। पहले भी एक बार हुआ था ऐसा, हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हाँ हुआ था। है ना? अभी ठीक आ रहा है सबको आवाज? हाँ अभी ठीक है। चल ठीक है। तो इस केस में जैसे 5 मेंबर रिंग वाला पार्ट कि जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आराम से रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। और जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो उस केस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, और कैसे आएगा ये हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को बोला था इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए। फिर उसके बाद जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री कार्बन है, उसके जस्ट बगल में 4 डिग्री कार्बन है, तो फिर से यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, और शिफ्टिंग वाले पार्ट में आराम से मिथाइल शिफ्ट होगा। अगर मिथाइल शिफ्ट हुआ
तो इस केस में एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर आएगा, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। यहाँ वाले पार्ट पे एक मिथाइल, दूसरे वाले पार्ट पे भी एक मिथाइल और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल मिला करके अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे हम लोगों को 4 कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है। मतलब जहाँ से आयोडीन हटा वहाँ एक कार्बोकैटायन, उसके जस्ट नीचे पहला शिफ्टिंग, उसके बाद दूसरा शिफ्टिंग, फिर तीसरा शिफ्टिंग। टोटल 4 डिफरेंट कार्बोकैटायंस बन रहे हैं। इसका मतलब 4 डिफरेंट कार्बोकैटायन से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट तो एटलीस्ट बनेंगे अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो। जहाँ पे आयोडीन था वहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, पहला चीज। तो उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में सेकेंड स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करें तो ये भी स्ट्रक्चर आराम से कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे OH ग्रुप। उसके बाद थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ से जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे एक और OH ग्रुप लग सकता है। और सबसे लास्ट वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे तो लास्ट वाले केस में जो 6 मेंबर रिंग बना उस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट पे OH लग सकता है। तो टोटल मिला के 4 तो नॉर्मल प्रोडक्ट हो गए, पहला प्रोडक्ट, उसके अलावा नीचे दूसरा प्रोडक्ट, उसके अलावा लेफ्ट साइड में तीसरा प्रोडक्ट और सबसे नीचे राइट साइड में चौथा प्रोडक्ट। अब अगर स्टीरियो आइसोमर्स की काउंटिंग करें तो पहले वाले केस में जिस कार्बन पे रिएक्शन हुआ उस कार्बन वाले पार्ट पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। इसका मतलब एक प्रोडक्ट निकल के आएगा। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट पे जाता है तो उसके नीचे वाले पार्ट में भी कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा। मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे था वो तो sp2 था, वो भी sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कोई कायरल सेंटर नहीं आ रहा। और ऊपर वाले पार्ट में भी दोनों मिथाइल ग्रुप है तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसका मतलब कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ भी एक ही प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद वाले पार्ट में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अलावा जो बाकी बचे हुए कार्बन थे वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हुआ है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और वो कार्बन यहाँ पे निकल के ये आता है। तो sp2 से sp3 में तो कन्वर्ट हुए लेकिन कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो अगर कायरल सेंटर नहीं है इसका मतलब उसके बिना भी आराम से कंसिडरेशन ले सकते हैं और जहाँ पॉजिटिव चार्ज उस पर H2O का ऐड करके आराम से OH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक OH अगर ऐड करे तो एक कायरल सेंटर बन रहा, अगर एक कायरल सेंटर बन रहा तो 2 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वाले केस को अगर कंसिडर करें तो लास्ट वाले केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो तो sp2 था, उसके जस्ट बगल वाला कहीं दूसरे sp2 से निकल के sp3 में आया था, तो उसको छोड़ भी देते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये तो sp2 है, जब ये शिफ्ट हुआ तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गया ये भी sp2 है और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हुआ है। तो जब sp3 से sp2 में कन्वर्ट हुआ, सॉरी sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन के ऊपर उस पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पे। तो कार्बन वाला पार्ट sp2 वाले पार्ट से sp3 में कन्वर्ट हो रहा। तो अगर sp2 से sp3 में कोई भी ग्रुप कन्वर्ट होता है तो R+S, मतलब वहाँ पे कन्फिग्रेशन का वेरिएशन आराम से पुटअप कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब इस पार्टिकुलर कंपाउंड के अंदर दोनों के दोनों कायरल सेंटर्स जनरेट हुए हैं। मतलब यहाँ पे जब हम लोग OH ग्रुप ऐड करेंगे तो एक कायरल सेंटर बन रहा और ये जो दूसरा कायरल सेंटर है ये जनरेट हुआ है, पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और अगर एग्जिस्ट कर भी रहा होगा तो भी वहाँ पे sp2 से sp3 में कन्वर्जन हुआ है। मतलब ये दोनों कायरल सेंटर्स रीजनरेट हुए हैं या फिर बने हैं। तो अगर कायरल सेंटर्स बन रहे हैं मतलब पहले वाले कायरल सेंटर पे R हो सकता है, S हो सकता है, दूसरे वाले कायरल सेंटर पे R हो सकता है, S हो सकता है। तो उस केस में मतलब 2 कायरल सेंटर दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, RR कन्फिग्रेशन, RS कन्फिग्रेशन, SS कन्फिग्रेशन, SR कन्फिग्रेशन। तो टोटल मिला के यहाँ 2 कायरल सेंटर दोनों बन रहा है। तो इसलिए आराम से हम लोग 2/2 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इसमें 4 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में अपने पास एक स्टीरियोआइसोमर, दूसरे वाले केस में एक स्टीरियोआइसोमर, तीसरे वाले केस में 2 स्टीरियोआइसोमर और चौथे वाले केस में हम लोग के पास 4 स्टीरियोआइसोमर निकल के आएगा। मतलब टोटल मिला के 8 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कंसिडर किया जा सकता है। ये अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर 8। एक बार फिर से इस चीज को बोल रहे हैं और इस चीज को आगे यूज भी करेंगे हम लोग। जिस कार्बन पे रिएक्शन होता है उस कार्बन पे ही कन्फिग्रेशन चेंज होता है। मतलब अगर पहले से कायरल सेंटर है और उस पर रिएक्शन हो गया तो उस कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि जिस कार्बन पर रिएक्शन होना है वो रीअरेंजमेंट में कहीं कहीं चला गया और रीअरेंजमेंट में कहीं कहीं चला गया मतलब उस पे sp2 कार्बन था पहले कार्बोकैटायन से,
वो sp3 में कन्वर्ट हुआ, तब उस केस में नए नए कायरल सेंटर जनरेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब नया कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है कंपाउंड में रीअरेंजमेंट के बाद, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे आराम से उसको इंडिपेंडेंट कायरल सेंटर मानते हुए फॉर्मूले में पुटअप करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन नहीं हो रहा होगा उस पे हम लोग स्टीरियोआइसोमरिज्म के काउंटिंग के टाइम पे वेरिएशन पुटअप नहीं कर सकते। अगर कोई एक कायरल सेंटर है जो पहले से कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा और वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो अगर उसका कन्फिग्रेशन आर रहा होगा तो प्रोडक्ट में भी आर ही निकल के आएगा, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर उसका कन्फिग्रेशन एस रहा होगा तो प्रोडक्ट में भी एस ही निकल के आएगा, कन्फिग्रेशन उस पार्टिकुलर कायरल सेंटर पे चेंज नहीं होने वाला है। इस एक चीज का ध्यान रखना जो आगे क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट चीज है बट यूज टू हो जाएंगे इस चीज को लेके, आगे बहुत जगह भी यूज होने वाला है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। और वैसे क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार मार्क करके रखना। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखने लायक सवाल है। आर्यमान, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आंसर होगा? बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आंसर होगा? आर्यमान, आर्यन, गप्पी, दो दो, एक दो कैरल सेंटर है इसमें? हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोम। हाँ, ज्योमेट्रिक है इस पर। चलो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो इस कंपाउंड का हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस कंपाउंड के प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन में ऊपर वाले पार्ट पे तो मिथाइल है, वहां से कुछ होना भी नहीं है, बट नीचे ब्रोमीन है जिसके ऊपर ब्रोमीन को हटा के आराम से हम लोग पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं। तो जब नीचे ब्रोमीन वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ब्रोमीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस पर जब H2O का एडिशन होगा तो दो तरफ से हो सकता है। जिधर से ब्रोमीन हटा एग्जैक्टली उस साइड से OH का एडिशन हो जाए, या फिर जिस साइड से ब्रोमीन हटा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से एडिशन हो जाए। तो ब्रोमीन वाला पार्ट अगर सॉलिड की तरफ था तो उस केस में जो OH वाला पार्ट है वो डैश की तरफ से आ सकता है। बट ऊपर वाले कार्बन पे अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला कार्बन जैसा था वैसा ही रहेगा। मतलब सॉलिड पे CH3 था तो सॉलिड पे ही रहना है, वो कहीं भी नहीं जा रहा। तो इस केस में जहाँ पे ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे था उसी में OH आ गया, मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट बन गया। ऑल्दो रिटेंशन और इन्वर्जन जो है वो हम लोग हमेशा कन्फिग्रेशन से रिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं सॉलिड पे ग्रुप था, सॉलिड पे ग्रुप आ गया तो रिटेंशन प्रोडक्ट, सॉलिड पे ग्रुप था, डैश पे ग्रुप आ गया तो इस केस में इन्वर्जन प्रोडक्ट बोला जा सकता है। इस केस में यहाँ पे टोटल दो पॉसिबल प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है लेकिन सवाल में स्टीरियो सेंटर काउंट करने बोला है, तो स्टीरियो सेंटर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी काउंट होता है, उसमें केवल कायरल सेंटर वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना होता है। इसको भी स्टार मार्क कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दो। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 15 आसान है, बस हम डिस्कस करने के लिए मेंशन किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में जो ब्रोमीन है वो हटेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, तो आराम से H2 वाला पार्ट का एडिशन करा सकते हैं। अब एक चीज़ है, जैसे H2O का जब हम लोग एडिशन कराएंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है इसकी वजह से हम केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें दो प्रोडक्ट बनना है अपने को मालूम है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट और दूसरा इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे, अगर रिटेंशन प्रोडक्ट बनाना है तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप था बस वहाँ पे लिविंग ग्रुप को हटा के वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो।
तो ब्रोमीन को हटा के वहाँ पे OH वाले पार्ट को ऐड कर दिया, ये अपना रिटेंशन प्रोडक्ट कहला जाएगा। और दूसरा, जब हम लोगों को इन्वर्जन बनाना होगा तो केवल एक काम करना, एक बार रिटेंशन बना लो और कोई भी दो बॉन्ड हम को लोग कर लो। खा नहीं सकते तो फोटो तो देख सकते हैं, ये इतना सारा फोटो का है। ये वैभव घर वालों की बात मत सुनाया करो, म्यूट क्या कह रखो अपना ऑडियो। चलो ध्यान दो, जैसे इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब है कन्फिग्रेशन उल्टा होगा, तो जो हम लोगों का रिटेंशन प्रोडक्ट है, कैसे बनाएंगे रिटेंशन प्रोडक्ट, तो जहाँ लिविंग ग्रुप है बस लिविंग ग्रुप को हटा के एग्जैक्टली सेम जगह पे OH ग्रुप डाल दो या फिर न्यूक्लियोफाइल डाल दो। और जो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए ये चीज़ मालूम है अपने को कि जैसे ही दो बॉन्ड को स्विच करते हैं तो कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाता है। तो चारों में से कोई भी दो बॉन्ड को स्विच कर लो, कहीं से भी स्विच कर लो, मतलब C2H5 और CH3 को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी अपना इन्वर्जन ही प्रोडक्ट है एक्चुअल में, बस देखने का नजरिया चेंज हो गया है। देख के ऐसा लगे कि सर ब्रोमीन तो सॉलिड ये डैस्ट पे था तो डैस्ट पे ही OH रह गया, तो यहाँ इन्वर्जन प्रोडक्ट कहाँ से आया, लेकिन CH3 और C2H5 अपना ओरिएंटेशन चेंज कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन चेंज होगा। अगर यहाँ R कन्फिग्रेशन आएगा तो सामने वाले पार्ट में S रहेगा ही रहेगा, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट आराम से बोल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, पहला पार्ट जिधर OH ग्रुप है पर जिधर लिविंग ग्रुप है उस लिविंग ग्रुप वाले पार्ट की जगह पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो, पहला चीज। और दूसरा, जो प्रोडक्ट आया उसी में से चार में से कोई भी दो बॉन्ड को आपस में स्विच कर दो, कोई भी दो बॉन्ड को आपस में स्विच कर दो, वहां से हम लोग का इन्वर्जन प्रोडक्ट आ सकता है। और इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट ऐसा नहीं केवल यही बनेगा, जैसे अगर मान लो कि हम लोग इन चारों ग्रुप्स में से, ये जो चार ग्रुप दे रखे इन चार में से दो स्विच कर देते हैं, तो दो स्विच करने का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन के ऑप्शन में कि ब्रोमीन की जगह पे OH ना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त पहले ब्रोमीन की जगह पे OH डालेंगे, अब उसके बाद दो स्विच करा के देख लेंगे। अगर एक स्विच कराएंगे तो इन्वर्जन प्रोडक्ट, अगर दो दो स्विच कराए तो जो भी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है उन ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे कि हम लोग का रिटेंशन प्रोडक्ट क्या निकल के आ सकता है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सवाल बहुत ही ईजिली फ्रेम कर सकते हैं। हो सकता है जैसे सवाल ऐसा पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल ड्यूरिंग दिस रिएक्शन या पॉसिबल ड्यूरिंग दिस SN1 रिएक्शन। तो उस केस में अगर कभी भी इन जनरल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा, मतलब सॉलिड डैश प्रोजेक्शन या फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला पार्ट या फिशर प्रोजेक्शन, कभी भी इस तरह का प्रोजेक्शन दिया मतलब बाय डिफॉल्ट स्टीरियोआइसोमरिज्म का सवाल है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टीरियोआइसोमरिज्म का सवाल होगा। अब उस केस में हम लोग केवल ये काम करेंगे, चारों जो ऑप्शन दे रखा हम लोग अपना पहले एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना लेंगे। अब उस नॉर्मल प्रोडक्ट के बनाने के बाद चारों ऑप्शन से मैच करा के देख लेंगे, अगर एक स्विच तो इन्वर्जन प्रोडक्ट, अगर दो स्विच इसका मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट या फिर सेम प्रोडक्ट। वहां से हम लोग आंसर आराम से किसी को भी मार्क कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लेकिन इन जनरल प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये बोला जाता है कि जहाँ पे ब्रोमीन था उसकी जगह पे OH डाल दो। और दूसरे केस में हमेशा इन जनरल ये बोला जाता है कि अगर हम लोग का ग्रुप डैस्ट पे है तो डैस्ट वाले पार्ट की जगह पे उसको सॉलिड पे डाल दो, मतलब OH वाला पार्ट सॉलिड पे आ जाएगा और H वाला पार्ट डैस्ट पे डाल देंगे। इन जनरल बनाने का तरीका, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि यही बनाना है। स्विचिंग करना अपने को मालूम है, वहां से प्रोडक्ट आराम से बना के काम कर सकते हैं। और इसलिए भी हम स्विचिंग सिखाते हैं। स्विचिंग करना एनी टाइम हर जगह फ्रूटफुल होता है, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना कोई काम का चीज नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आदित्य बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रिलेशन होगा कंपाउंड का। कौन कौन आंसर दे सकता है क्वेश्चन नंबर 16 का? ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा सवाल है, जिसको आंसर देना है अपना हाथ रेज कर सकता है। जो प्रोडक्ट बनेगा उनके बीच का रिलेशन निकालना है। सौम्या जवाब दे सकती है, और कोई इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जिनको इनको देना है बता सकता है। चलो भाई बताओ सौम्या, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रिलेशन होगा? बताओ भी जल्दी। सौम्या आवाज आ रही है? यस सर। बताओ आंसर सर बताओ। डायस ट्यूमर। कैसे?
कैसे डायस्टीरियोमर? सर जिस कार्बन पे वो OH जुड़ेगा उसका ही चेंज होगा, बाकी का सेम होगा। तो मान लिए पहले वाले केस मतलब जैसा है वैसे में एक कार्बन का R है और दूसरे का S, तो फिर अगर मतलब रिटेंशन में वही R और S ही रहेगा और इन्वर्जन में पहले वाले कार्बन का R ही रहेगा लेकिन दूसरे वाले का चेंज हो जाएगा S, तो फिर वैसे दोनों प्रोडक्ट डायस्टियोमर्स बनेंगे। चलो ध्यान दो, बढ़िया। ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं कि पहले वाले पार्ट का कन्फिग्रेशन R था, ठीक है, दूसरे वाले का भी R था, मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ है उसका कन्फिग्रेशन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, बट जिस कार्बन पे रिएक्शन हुआ उस केस में वहां का कन्फिग्रेशन चेंज होगा, और चेंज भी होगा मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा फिर sp2 sp3 में कन्वर्ट होगा, तो आराम से यहाँ पे R कन्फिग्रेशन और S कन्फिग्रेशन आएगा। और अगर ढंग से देखो तो रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री, उसके जस्ट बगल वाला भी 2 डिग्री, और अभी जो एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम लोग प्रोडक्ट को कंसिडर करना शुरू करें तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे पहले वाले पार्ट में जो कन्फिग्रेशन था जैसे रहना था वैसे ही रह गया, और दूसरे वाले पार्ट पे R कन्फिग्रेशन ले लिया, जबकि सेकंड वाले पार्ट में कन्फिग्रेशन में फर्स्ट पार्ट जैसा था वैसे ही रह गया और दूसरे पार्ट का कन्फिग्रेशन S ले लिए। तो R R R S, इसका मतलब ये दोनों इनैंशियोमर वाला पार्ट निकल के नहीं आएगा, ये दोनों के दोनों पार्ट को हम लोग आराम से डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं। तो अपना जो रिलेशन है वो आराम से डायस्टीरियोमर निकल के आएगा। तो जैसे एक चीज सोचो, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है, थोड़ा गलत चीज है ये बेसिकली। SN1 में रेसमाइजेशन तब होता है जब कंपाउंड में केवल एक ही कायरल सेंटर बन रहा हो प्रोडक्ट के टाइम पे, या फिर प्रोडक्ट में केवल एक ही कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर 2 कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है तो डायस्टीरियोमर भी बन सकता है। तो ये SN1 इज अ रेसमाइजेशन प्रोसेस, थोड़ा गलत है। SN1 is a respiration process when one chiral center is या one chiral center exists in the product, तब उस केस में सही स्टेटमेंट आराम से बोल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, अगर प्रोडक्ट में केवल एक कायरल सेंटर है तो रेस्माइजेशन बोलेंगे, अगर प्रोडक्ट में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब उस केस में प्रोसेस को रेस्माइजेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स वाले पार्ट रेस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करा सकते हैं। तो इस एक केस को थोड़ा ध्यान रखना, ये केस एक दो जगह और भी रिपीट करेंगे हम लोग रिलेशन निकालते वक्त, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑल दो क्योंकि पहली बार इस तरह का सवाल डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम खुद से इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह का सवाल आगे बहुत ही फ्रिक्वेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, जैसे सबसे पहला पार्ट रिएक्शन तो नीचे वाले कार्बन पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे आयोडीन है लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है वहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और क्योंकि बेंजीन रिंग है मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस मिलेगा, तो अगर रेजोनेंस मिलेगा इसका मतलब रीअरेंजमेंट कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो पॉजिटिव चार्ज बना, रीअरेंजमेंट की चांसेस नहीं है, तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। अब इस केस में रिएक्शन केवल नीचे वाले पार्ट पे हो रहा, ऊपर वाले पार्ट पे नहीं हो रहा, तो जिस कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा उस कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग कोई कन्फिग्रेशन का वेरिएशन नहीं करेंगे, मतलब H जैसा था वैसे ही रहेगा, CH3 जैसा था वैसे ही रहेगा, C2H5 जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, सेम का सेम। नीचे वाले पार्ट पे हम लोग 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें से एक पार्ट रिटेंशन प्रोडक्ट होगा और दूसरा पार्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। रिटेंशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पे आयोडीन दिख रहा, कार्बन के जिस साइड या जिस ओरिएंटेशन में आयोडीन दिख रहा, सिंपली उस ओरिएंटेशन पे लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल को डाल दो, मतलब न्यूक्लियोफाइल OH वाले पार्ट को डाल दिया। तो जब आयोडीन हटा वहाँ OH आ गया, तो कन्फिग्रेशन विल रिमेन सेम। इस चीज को हम लोग आराम से रिटेंशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और उसके बाद जब हम लोग को इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाते वक्त इन जनरल ऐसा किया जाता है, जैसे ऊपर वाले पार्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर वाला पार्ट जैसा था वैसे ही रह गया, नीचे वाले साइड में अगर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है तो इन जनरल किया क्या जाता है कि जिधर साइड लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके अपोजिट साइड ग्रुप को डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, इसको याद भी मत रखना, हम जो अभी चीज मेंशन किए थे वही चीज फॉलो करना। पहले रिटेंशन प्रोडक्ट बना दो और कोई भी बॉन्ड को स्विच कर लो आपस में। तो अब इस ऊपर वाले ग्रुप को स्विच करना फ्रूटफुल तो नहीं है, तो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, तो नीचे के 3 ग्रुप्स में से किसी भी 2 को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अगर मान लो OH और CH3 को एक्सचेंज किए तो PH वहीं पर आ जाएगा, PH और OH को एक्सचेंज करेंगे तो CH3 वहीं पर आ जाएगा, इस टाइप का स्विचिंग कर सकते हैं। तो समझने के लिए ज़्यादा इजीली हम लोग
पीएच और ओएच वाले पार्ट को आपस में स्विच करके रख सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट रिटेंशन प्रोडक्ट, दूसरा वाला पार्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट आराम से बोल सकते हैं। ये अपना 2 प्रोडक्ट निकल के आएगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा, केवल हो सकता है ये दिखाई ना दे, इसके जगह 2-2 स्विच कर करके कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना के रखेगा, तो वो भी अपना आंसर कंसिडर करना है। बट हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो पहला काम जो प्रोडक्ट दिखा उसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट, सॉरी उसमें रिटेंशन प्रोडक्ट बना लेंगे। अब रिटेंशन प्रोडक्ट बनाने के बाद चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि 2 स्विचिंग कहाँ पे है, वो सेम प्रोडक्ट होगा रिटेंशन, एक स्विच कहाँ पे, वो इन्वर्जन प्रोडक्ट आराम से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के केस का थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्दो इसको स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं, बड़ा ही नॉर्मल यूजुअल सा केस है, बहुत बार रिपीट होगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 17 तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर क्वेश्चन नंबर 17 तक कोई डाउट नहीं है तो आज तुम लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं कुछ बुकलेट से। 1 मिनट बुकलेट शेयर कर लें तो स्क्रीन पे उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, बाकी वर्कशीट और डीपीपी जो मिल रहा है उसको तो ट्राई करते ही चले जाना है। तुम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट मिल गया है ना, कि नहीं मिला है? बताओ भाई, कोई मिल गया सर। मिल गया ना? 1 मिनट, वो दिख नहीं रहा वहां पे। एक मिनट। कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दे रखा है हमको? जहां तक ध्यान है कि ये सब क्वेश्चन शायद होमवर्क दे रखा है ना। 1 2 3 4 5 6 बताओ भाई कोई। यस सर। 1 2 3 4 5 6 शायद होमवर्क दे रखा था। उसके बाद अच्छा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। SN1 रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 ये होमवर्क दिया था क्या एक्सरसाइज 2 में? ये सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7? यस सर। ठीक है। उसके बाद SN2 रिएक्शन में नोट करना क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 28 29 30 31 32 34 उसके बाद एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2
3 एक्सरसाइज 3 में एडवांस लेवल वाले में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 15 13 17 19 20 इसके पार्ट 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 10 15 30 इंटीजर टाइप में पार्ट 3 इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 9 12 13 13 दिमाग लगा के देखना, अच्छा सवाल है, सोच के देखना। 13 17 18 19 20 21 Match the column part 5 question number 1 match the column 3 चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। शुरू में जिसको भी डाउट होगा आराम से पूछ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में SN2 रिएक्शन, फिर
उसके आगे के सारे रिएक्शन डिस्कस करेंगे। वैसे SN2 रिएक्शन में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बार बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट बनाना सीख चुके हैं। SN2 नेक्स्ट क्लास में ही कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलता है। आज के लिए इतना ही।